तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम करेंगे क्लास 8 का ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी साइंस का 3rd चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, आज आप जो भी आपके पास है कुछ ना कुछ तो मटेरियल होता है। जैसे आपके कपड़े हो गए, वो भी एक मटेरियल के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोहा हो गया, आयरन मतलब, और आपके कोई भी मतलब पूरी दुनिया में जो भी मटेरियल किसी न किसी रूप में आपके लिए यूज़ आ रहा है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो सिंथेटिक हो, कृत्रिम हो आपके लिए। ठीक है, और ये प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ निर्माण और मानवीय प्रयासों से किया जाता है। ठीक है, ये वो बता दिया मैंने। अब मैंने कहा कि क्रियाकलाप पढ़ना इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। देखो, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ये बात आपको याद रखना है कि जो प्राकृतिक और मानव निर्मित है, प्राकृतिक क्या होगा, जैसे आपका देखो गाड़ी होगी, मानव के लिए एक स्थान से दूसरी जगह ले जाती है ना। प्राकृतिक रूप से आपके लिए जो है पेड़ हो गए, कृषि हो गई, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध है। ये प्राकृतिक संसाधन है, तो आपको प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन में क्लासिफिकेशन आता होगा। ठीक है, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी जो अनलिमिटेड है मान लो। ठीक है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है। एग्जाम्पल के सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, अब ऐसे एक होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। देखो, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ते हैं, मैंने बताया था, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है, वही तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है, और साइंस में यहाँ पे जो है, इसमें अक्षय प्राकृतिक संसाधन बोला गया है। ठीक है, क्रियाकलाप 2, यह कक्षा हेतु एक समूह है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। कुछ पात्र हमको लेने हैं, उन्हें जो है आपका पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थी वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उपसमूह उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ता को कहिए कि वे अपने समूह के पात्र वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थी को कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्र में कुछ शेष बचा है तो वह प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब कुछ शेष है। तो यही वो कह रहा है। देखो, यहाँ पे हमको जो है एक समूह बनाना है, उसमें विभिन्न प्रकार की टॉफ़ी, मूंगफली रख देनी है। ठीक है, अब समूह बना दिया, 7 का समूह बनाया, फिर हमने एक उप समूह बनाया 1, 2 और 4 विद्यार्थी वाले। ठीक है, उन्हें जो है जैसे आपकी पीढ़ी है, जैसे आपके ग्रैंडफादर है, मतलब आपके दादाजी हैं, फिर आपके पिताजी हैं, फिर आप हो, तो 3 पीढ़ी करके ऐसे बांटना है। उसमें उप समूह भी बांटने हैं, और लास्ट में जो भी बचेगा, मतलब शेष, देखना है कि जो आपने चीज़ें रखी हैं उसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए बचा या नहीं। ठीक है, इसी ही कहते हैं, जैसे पानी। अब इसका एग्जाम्पल लो, पानी क्या बोलता है? पानी को बचाओ, पानी को सेव वाटर। वाई? बिकॉज ये हमको अपनी पीढ़ियों को देना है। देखो, आज आप पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो,
ठीक है। अगर ये हमारे पूर्वजों ने नहीं लगाए होते तो क्या हम इतनी खुली हवा में सांस ले पाते? ठीक है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकता है और कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपलब्धता के विषय में चिंतित हो? इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है अथवा इन्हें जीवाश्म कहते हैं। यानी जो डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स या मृत अवशेष हैं, ठीक है, शेल्स नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब डेड हैं वो, उनके जीवाश्म से ही हमका क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो हमें यही पढ़ना है। तो आपको इंट्रो अभी पता चल गया कि हमको पढ़ना क्या है। अब है कोयला। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ओके, तो चित्र 3.1 ये देखो, ये है कोयला। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाला ईंधन में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने में और भाप बनाने के लिए होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु, अभी याद रखना, तापीय शक्ति जो संयंत्र होते हैं उनमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योग में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पे निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो वो अब लगा लो, आप हिसाब लगा लो 300 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो 300 मिलियन में, ठीक है, वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्र के नीचे कुछ घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया, यानी कि जो उसमें संपीड़न हुआ, दाब बढ़ा और वो गहरे हो गए, और तो उसके साथ साथ ताप भी बढ़ गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और मुख्य रूप से उसमें कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ओके, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 यह कोयले की खान को दिखाता है। ये देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ अच्छे से, यहाँ पे देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पे निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, क्या थे? घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि घने वन थे, फिर वो क्या हो गए कि नीचे जम गए, मृदा के संपीड़न हो गया उनका। ठीक है, जब दबाव पड़ा और ताप भी एक साथ पड़ गया उसमें, तो जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, और कोयले के इसी धीमे धीमे प्रकरण को, और उसमें मृत वनस्पति भी थी, और वो जब कोयले में परिवर्तित हुआ तो उसे कार्बनीकरण कहा गया। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति अवशेषों से बना है। ठीक है, वनस्पति के अवशेषों बना तो कोयले जीवाश्म ईंधन भी कहलाए। ठीक है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ठीक है, याद रखना, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। ठीक है, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब वायु में गर्म करने पर कोयला जब जलेगा, ठीक है, और मुख्य रूप से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाएगा। उद्योग में कोयले के प्रकरण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, कोक, कोलतार, कोयला गैस। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कोक क्या होता है। कोक, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। ठीक है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं का निष्कर्षण करने में होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे सरंध्र, ठीक है, और आपका हो गया यहाँ पे निष्कर्षण,
और पहले भी एक कार्बनीकरण, तो आपको पता चलिए कार्बनीकरण क्या होता है। और एक वर्ड आपने पढ़ा था अभी, संपीड़न। ठीक है, तो इनको हम बताते हैं एक एक करके। ठीक है, अभी देखते रुको, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा किसी वस्तु, तत्व या विचार को खींचकर बाहर निकाल करना या अलग करना। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर हम किसी वस्तु या तत्व जो होता है आपका, उसे खींचकर बाहर निकाल दें, उसे निष्कर्षण कहते हैं। यदि हम विज्ञान की बात करें, अब हम विज्ञान नहीं पढ़, किसी मिश्रण में विलायक यानी कि सॉल्वेंट का उपयोग करके किसी विशिष्ट तत्व या घटक को बाहर निकालना, जैसे चाय की पत्तियों से पानी में चाय का अर्क सार निकालना। ठीक है, आप समझ गए होंगे निष्कर्षण क्या है, कि मतलब बाहर निकालना। ठीक है, ये है निष्कर्षण। देखो यहाँ संपीड़न क्या है, जैसे मैंने बताया था दाब बढ़ना, दाब तो वही है, किसी वस्तु या पदार्थ पर दबाव डाल के उसका आकार या आयतन कम करना। जब किसी वस्तु को बाहर से बल लगा के उसे दबाया जाता है, उसके अणु आसपास आ जाते हैं तो वो अधिक सघन, डेंस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हम, हाँ, सरंध्र, इसका अर्थ होता है छिद्र युक्त, आप कह सकते हो। क्या होता है? छिद्र युक्त। ठीक है, मतलब उसमें ऐसी संरचना होती है जो कि ज़्यादा कठोर नहीं होती है। ठीक है, तो जो कोक है वो कठोर होती है, इसको आप छिद्र युक्त कह सकते हैं, इसका सरंध्र का अर्थ। ठीक है, और एक काला पदार्थ होता है। ठीक है, क्या यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं का निष्कर्षण यानी कि धातुओं को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो हम समझ गए होंगे। यह कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये कोलतार दिख रहा है ना, कोलतार का चित्र। लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादनों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त होती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो अब पढ़ते हैं कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित उद्योग में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे से देखो, ये कार्बनीकरण पता चल गया ना। कोयले की कहानी आपको पता, स्टोरी क्या है कि बहुत एक बार की बात है, 300 मिलियन वर्ष पहले की बात है। पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों में सघन घने वन थे, जो कि प्राकृतिक परिक्रमों के कारण यहाँ पे, मतलब जो प्रकृति के कारण जो वन थे वो नीचे दब गए और फिर वो जम गए, संपीड़ित हो गए यानी कि दब गए। और उसमें ताप बढ़ा, उच्च दाब बढ़ा, उच्च ताप बढ़ा। फिर पृथ्वी के भीतर पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए पेड़ पौधे, और इसी प्रक्रिया को, और वो जो मृत वनस्पति थी उसी ही कार्बनीकरण कहा गया। फिर जो वनस्पति के अवशेष थे कोयले के जीवाश्म ईंधन के रूप में से जाना गया। ठीक है, वायु में गर्म करने पर, ठीक है, अगर जब हवा में गर्म करेंगे कोयले को तो कोयला जलता है, कोयले को जलाया जाता है। ठीक है, वो जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। इसी के बारे में पढ़ा हमने। पढ़ा जो कोक है वो कठोर होता है, सरंध्र यानी उसमें छिद्र होते हैं, और काला पदार्थ होता है, और कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने। और कोयले का उपयोग जो है औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, धातुओं को निष्कर्षण निकालने के लिए किया जाता है। फिर कोलतार हमें ये अप्रिय काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। ठीक है, और
200 पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक है। और दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न औद्योगिक निर्माण में होता है, जैसे संश्लेषित रंग में, औषधि में, विस्फोट में, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट में और फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण सामग्री में, ठीक है। और इसको कीटों को भगाने के लिए भी होता है। नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से ही प्राप्त होती हैं, ये याद रखना। नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से ही प्राप्त होती है। और आजकल पक्की सड़कों में कोल तार की जगह पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। फिर कोयला गैस जो है, कोक को बनाते समय कोयला गैस उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। और इसी से पहले जो है कोयला प्रकरण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में उपयोग इसे किया जाता था। लंदन में 1800, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम सड़क रोशनी के लिए किया था। आजकल इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। फिर है पेट्रोलियम, ठीक है ना, है अभी तो चलिए देखते हैं कितना होता है। पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग जो है हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटर साइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल का उपयोग है उससे स्वचालित वाहनों जैसे मोटर साइकिल, स्कूटरों और कारों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा लंबी बन गई है, तो इसको पार्ट 2 में, पेट्रोलियम से ही पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 मिनट इंसान टिक के देख ले वही बहुत होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।